तो मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अगर कोई सीवीए का पेशेंट, पैरालिसिस का पेशेंट, स्ट्रोक का पेशेंट फॉलोअप में आता है तो फॉलोअप में आपको क्या क्या देखना है, कैसे उस पेशेंट को क्लिनिकली देखना है और क्या उसमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। तो कहानी इसमें यहाँ से स्टार्ट होती है, जब भी किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, स्ट्रोक होता है, या वो हेमरेजिक हो चाहे वो इस्केमिक हो, तो लकवा लगने के बाद पेशेंट जो है कि डॉक्टर को दिखाता है, न्यूरोलॉजिस्ट को या फिर न्यूरो सर्जन को। दिखाने के बाद उसका फॉलोअप में डॉक्टर से बुलाते हैं कि हर 2-2 महीने में आपको दिखाना है। लेकिन बहुत से जो रूरल वाले पेशेंट होते हैं, जो पेरीफेरी के पेशेंट होते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं, वो दिखा नहीं पाते हैं कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और पेशेंट को इतना जाने का टाइम भी नहीं रहता बार बार डॉक्टर के पास जाए और दिखाए। तो वो लोग क्या करते हैं, पेरीफेरी में जो अपने क्लिनिक वाले डॉक्टर होते हैं, जो डे केयर वाले होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, सोचते हैं कि इन्हीं को दिखा लें। तो ये लेक्चर खासकर उन जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, उन डॉक्टर गाँव वाले क्लिनिक के जो डॉक्टर्स है उन लोग के लिए, कि अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट फॉलोअप में आपके पास आता है तो आपको क्या क्या चीज़ देखना है, किस तरह से फॉलोअप के पेशेंट को मैनेज करना है। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उस पेशेंट को देखना है। उसे आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आप लोग को अगर कोई पेशेंट फॉलोअप का आता है सीवीए का, स्ट्रोक का, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो देखना है, आपको क्लिनिकल असेसमेंट करना है पहले आपको उसका। सेकंड जो है कि पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है। थर्ड, पेशेंट का रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराना है। फोर्थ, आपको उसमें पेशेंट के अदर टेस्ट कराने हैं। अदर टेस्ट में आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या करवाना है। और फिफ्थ, आपको मैनेजमेंट करना है। उसके बाद आपको टारगेट्स देखना है। तो 5-6 स्टेप्स है, इनके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट देखना है। तो अभी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊंगा किस तरह से आपको फॉलोअप के पेशेंट को देखना है सीवीए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल असेसमेंट। दोस्तों, क्लिनिकल असेसमेंट में आपको पेशेंट का देखना है कि बीपी कंट्रोल है या नहीं है। अगर पेशेंट हेमरेजिक स्ट्रोक का है तो हेमरेजिक स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है, उसको जो लकवा लगता है, वो ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से दिमाग की एक नस फट जाती है। उसकी वजह से दिमाग के अंदर खून का रिसाव हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट को एक साइड फोकल डेफिसिट हो जाती है, एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट के हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। तो आपको देखना है पेशेंट की जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है, जो दवाइयाँ चल रही है ऑलरेडी, वो उनसे बीपी कंट्रोल है या नहीं है। अगर कंट्रोल है तो आपको उन्हीं को कंटिन्यू करना है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको उसमें एक और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐड करना है। अगर बीपी कम हो रहा है तो आपको उसका डोज कम करना है, या फिर मेडिसिन को जो चल रही है उसे चेंज करना है। तो आपको बीपी कंट्रोल में इस तरह देखना है। सेकंड चीज़, आपको देखना है पेशेंट का जीसीएस देखना है, ग्लोकोमा स्केल देखना है। ग्लोकोमा स्केल जो पेशेंट 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जब पेशेंट को लकवा हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, उस टाइम पेशेंट का ग्लोकोमा स्केल क्या था और अभी पेशेंट का जीसीएस क्या है। तो आपको सबसे पहली चीज़ बीपी कंट्रोल करना है। सेकंड, जीसीएस इंप्रूव हुआ नहीं हुआ पेशेंट का, आपको ये देखना है। थर्ड चीज़, आपको उसमें पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करना है। जैसे जनरल एग्जामिनेशन में आपको देखना है पेशेंट को बराबर मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेशेंट अगर बेड रिडन है तो पेशेंट को बेड सोर तो नहीं हो रहा है। पेशेंट का ओरल इंटेक है या नहीं है। पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन जा रही नहीं जा रही है। पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है। पेशेंट को पेलार तो नहीं है। ये चीज़ें आपको देखना, सारी जनरल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है। फोर्थ, आपको जिसमें देखना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ देखेंगे आप, अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको ऊपर से नीचे आना है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखने में। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है पेशेंट की आंखें। आंखों में आपको देखना है पेशेंट की पिपिल्स। आपको पिपिल देखना है पेशेंट की दोनों साइड इक्वल है या अनइक्वल है। जब पेशेंट का जो पुराना प्रिस्क्रिप्शन होगा, न्यूरोलॉजिस्ट का जो डिस्चार्ज का कार्ड होगा या फिर उसका जो पर्चा होगा, उस पर लिखा होगा पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट की पिपिल पेशेंट की उस टाइम इक्वल थी, अनइक्वल थी, तब इक्वल हुई है या नहीं हुई है। उस टाइम अगर पेशेंट की पिपिल जब लकवा लगा था तब पिन पॉइंटेड थी या 1 mm थी, रिएक्टिव थी या अनरिएक्टिव थी, तो अभी कैसी है, अभी रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है पेशेंट की पिपिल। पेशेंट की पिपिल नॉर्मल साइज में है या नहीं है, आपको ये देखना है। सेकंड चीज़, आपको उसका चेहरा देखना है पेशेंट का। पेशेंट को अगर फेशियल पाल्सी हुआ है, साथ में मुंह टेढ़ा हुआ होगा, तो पेशेंट का फेशियल पाल्सी में इंप्रूवमेंट आया नहीं आया है। पेशेंट की आई प्रॉपर बंद हो रही है या नहीं हो रही है। पेशेंट अगर कुछ पानी वगैरह ले रहा है तो साइड से मुंह से तो नहीं गिर रहा है, आपको ये देखना है, ये चीज़ देखना है। और घर वालों से, मरीज का अटेंडेंट से पूछना है कि पहले जो मुंह का टेढ़ापन था अभी पहले से ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना है। उसके बाद आपको आर्म्स देखना है, पेशेंट के हाथ देखना है, पैर देखना है। उनमें आपको पावर चेक करना है, पेशेंट का पावर पहले से आया नहीं आया है। अगर पेशेंट का पहले पावर 115 था, अभी पेशेंट का पावर बढ़ा नहीं बढ़ा, 35 45 हुआ या नहीं हुआ। मोटर और सेंसरी सेंसेशन देखना आपको, और पावर देखना है पेशेंट का हाथ पैर में पहले से ज़्यादा जान आई है नहीं आई। थर्ड और फोर्थ चीज़ में होती है पेशेंट का ब्लैडर और बॉवल इन्वॉल्वमेंट। अगर पेशेंट को पहले पेशाब और लेटरिन का मालूम नहीं पड़ रहा था, तो अभी पेशेंट बता पा रहा नहीं, या फिर नहीं बता पा रहा है कि पेशेंट को लेटरिन और पेशाब आ रही है या नहीं आ रही। अगर पेशेंट फोलिस कैथेटर पे है तो बीच बीच में अटेंडर्स को आपको पूछना है कि आप पेशेंट को ब्लैडर ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ब्लेडर ट्रेनिंग का मतलब होता है पेशेंट को जब फोलिस लगा होता है तो फोलिस कैथेटर को डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, उसके पहले पेशेंट को ब्लेडर ट्रेनिंग दी जाती है। ब्लेडर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो फोली कैथेटर होता है उसे हम क्लेम कर देते हैं, 2-3 घंटे के लिए बंद करके रखते हैं, और पेशेंट को जब पेशाब की थैली में पेशाब भरने लगता है तो पेट फूलने लगता है,
पेशेंट को यूरिन की अर्जेंसी होती है, जैसे हम लोगों को होती है तो हम यूरिन करने जाते हैं, उसी तरह अगर पेशेंट को यूरिन की अर्जेंसी होगी, मालूम पड़ेगा, तो पेशेंट बताएगा बाथरूम हो रहा है, पेशाब करना है, तो उस टाइम आपको नली खोल लेना है, तो उस तरह हम ब्लैडर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये आपको पूछना अटेंडेंस में ब्लैडर ट्रेनिंग आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर पेशेंट फोलिक एसिड पे है तो पूछना आपको ये चीज़, अगर वैसे यूरिन पास कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर कोई पेशेंट फॉलोअप में आता है तो आपको फर्स्ट चीज़ देखना है क्लिनिकल असेसमेंट, उसमें आपको 4 चीज़ें देखना है, बीपी कंट्रोल पेशेंट का, जीसीएस इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, जनरल एग्जामिनेशन देखना है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये आपको फर्स्ट पॉइंट है, इसका क्लिनिकल असेसमेंट करना है। सेकंड दोस्तों आता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अभी आप लोग सोचेंगे लकवे का पेशेंट है, खून पतला करने की गोली चल रही होगी या फिर एंटीप्लेटिक चल रही होगी, उन्हें चलने देते हैं। इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल है इसमें? तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे और क्यों कराते हैं, अभी आप लोगों को मैं भी ये बता देता हूँ। इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराना है आपको, तो उसमें आपको सीबीसी कराना है पेशेंट का, आरएफटी कराना है, एलएफटी कराना है, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल कराना है और HbA1c टेस्ट कराना है पेशेंट का, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट देखना है। अभी ये सब चीज़ें की क्या ज़रूरत है, एक फॉलोअप पेशेंट अगर कोई आता है तो दोस्तों सीबीसी आपको इसलिए करना है, कहीं पेशेंट का ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, जो एंटी प्लेटलेट चल रही है पेशेंट को, उनसे पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है अंदर, पेशेंट को ब्लड लॉस तो नहीं है, उससे पेशेंट को आपको देखना एनीमिया तो नहीं हो रहा है, पेशेंट सेप्सिस में तो नहीं जा रहा है। अगर पेशेंट बहुत टाइम से बेड रिडन है तो पेशेंट को पीछे फोड़े बन जाते हैं, पुट्ठों पे बेड सोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को सेप्सिस में चले जाता है, WBC काउंट बढ़ जाती है। तो आपको WBC काउंट देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है, प्लेटलेट कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये देखना है। सेकंड चीज़ बात करेंगे हम आरएफटी की। आरएफटी में सीवीए के पेशेंट क्या होते हैं, उनका ऑयल इंटेक बहुत कम होता है, हेटी फीडिंग पर रहते हैं, पेशेंट राइस ट्यूब नाक से डली होती है, उससे उन्हें खाना पीना हम देते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को रीनल फेलियर में चले जाते हैं, किडनी कमजोर हो जाती है, पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो आपको आरएफटी टेस्ट करा के पेशेंट का क्रिएटिनिन देखना है, कहीं पेशेंट डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया, पेशेंट AKI या ARF में तो लैंड अप नहीं कर गया आपका सीवीए का जो पेशेंट है, तो आपको ये देखना है उसमें। थर्ड चीज़ आती है इसमें लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपको देखना है जो पेशेंट का बेड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है LDL, जो बेड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, देखना है। पहले पेशेंट को जो एटोस्टेटिन चल रही थी 80 mg चल रही थी, अभी आपको देखना है पेशेंट का LDL कम हुआ नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट का कम हुआ या नहीं हुआ। अगर कम हुआ होगा तो आप उसका डोज आपको कम करना है, 80 से आपको 40 पे लाना है, और 40 से फिर आपका नेक्स्ट विजिट पे उसे 20 करना है। अगर लिपिड प्रोफाइल में आपका LDL उतना ही है, पहले उतना है, तो उससे आप सेम डोज करना है, आपको ये देखना है लिपिड प्रोफाइल में। नेक्स्ट आता है HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट के सीवीए वाले पेशेंट में क्या जरूरत है? अगर दोस्तों पेशेंट को डायबिटीज़ है, सीवीए के साथ साथ पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ पेशेंट की कंट्रोल नहीं है तो पेशेंट को रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रीस्ट्रोक के पेशेंट को डबल से लकवा हो सकता है, पेशेंट की जान और खतरे में बढ़ सकती है। तो आपको देखना है पेशेंट का जो HbA1c टेस्ट है लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, 7 मिलीग्राम से। तो दोस्तों सेकंड चीज़ मैंने आप लोगों को बताई ब्लड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आता है इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या कराना है, आपको पेशेंट का CT हेड कराना है, CT स्कैन हेड कराना है, ब्रेन कराना है, नेक्स्ट CT स्कैन MRI ब्रेन करवाना है, उसके बाद कैरोटिड आर्टरी डॉप्लर करानी है। CT स्कैन हेड हम इसलिए कराएंगे कि देखेंगे पेशेंट को अगर जीसीएस इंप्रूव नहीं हुआ है, पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं, तो आपको CT स्कैन MRI करके देखना है कि जो इन्फार्क्ट है पेशेंट का बड़ा तो नहीं है, जो क्लोट है बड़ा तो नहीं है, पहले से कितना इम्प्रूवमेंट आया है, अगर पेशेंट को ट्यूमर वगैरह है, ब्रेन एक्सेस था तो कम हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें आपको उसमें देखना है। उसके बाद कैरोटिड डॉप्लर क्यों कराएंगे? तो दोस्तों कैरोटिड डॉप्लर इसलिए कराते हैं, कैरोटिड डॉप्लर का मतलब होता है जैसे कि सोनोग्राफी करते हैं या इको करते हैं, तो उसका जो डॉप्लर होता है पेट पे या सीने पर करते हैं हम इको के लिए, पेट USG के लिए पेट पर करते हैं। तो डॉप्लर जो होता है यहाँ नस होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी, 2 कैरोटिड आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पे प्रोब को घुमा के कैरोटिड डॉप्लर करते हैं। कैरोटिड आर्टरी में देखते हैं प्लाक तो नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस तो नहीं है। बहुत बार क्या होता है कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं जाती है, जिसके कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। तो कैरोटिड आर्टरी देखना आपको, कैरोटिड आर्टरी में कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, कोई थ्रोम्बस तो नहीं है, कैरोटिड आर्टरी में कोई स्टेनोसिस तो नहीं है, तो आपको ये चीज़ देखना है। तो दोस्तों फर्स्ट मैंने बताया रेडियोलॉजिकल असेसमेंट, सेकंड बताया ब्लड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड में हमने बात की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें CT हेड, MRI ब्रेन और कैरोटिड आर्टरी। कभी कभी हमें क्लोट को देखने के लिए CT एंजियोग्राम भी करवाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आपको रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराना है। नेक्स्ट जो इसमें आता है अदर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ECG। अभी आप लोग सोचेंगे पैरालिसिस का पेशेंट है, ब्रेन में दिक्कत है, ECG क्यों कराए? तो दोस्तों ECG कराना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ECG से आपको पता चलेगा कि कोई पेशेंट को कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है। पेशेंट को अगर कार्डियो इम्बोलिक स्ट्रोक हुआ तो आपको ECG पता चलेगा। किससे पता चलेगा? ECG में आपको पता चलेगा पेशेंट को AF है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, या एरिथमियाज है, या पेशेंट को टेकिकार्डिया है, या पेशेंट को SVT है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, या फिर पेशेंट को मायोपैथी से, कार्डियोमायोपैथी से अगर है, तो आपको ECG में पता चलेगी किसी तरह का एरिथमियाज है। एरिथमियाज में या AF में क्या होता है, हार्ट जो इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, प्रॉपर पंप नहीं कर पाता ब्लड को। जब हार्ट
ओनली वाइब्रेट करेगा, ब्लड को पंप नहीं करेगा। तो जब पंप ब्लड को नहीं करेगा, ओनली वाइब्रेट करेगा, तो ब्लड हार्ट में अचानक से जब पंप करेगा तो ब्लड को फेंकेगा। जब भी ब्लड भरा रहेगा एक जगह हार्ट में रहेगा तो क्लोट बना रहेगा। तो जब पंप होकर आगे जाएगा तो क्लोट आगे जाएगा और पेशेंट को इन्फार्क्ट करा देगा। तो उसे हम कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो आपको एएफ या ईसीजी के अंदर दिख रहे हैं तो पहले आपको उसे ट्रीट करना है। अगर आपने उसे ट्रीट नहीं किया तो वो पेशेंट को रिस्ट्रोक करा देगा, पेशेंट को सीवी वापस हो जाएगा। क्योंकि जब भी एएफ होता है तो हार्ट वाइब्रेट करता है, हार्ट पंप नहीं करता। तो वाइब्रेशन की स्थिति में हार्ट में ब्लड भरेगा और जब हार्ट पंप करेगा तो जमा हुआ ब्लड जो है वो थक्का बन जाएगा, खून के थक्के बनेंगे उससे और पंप होगा। तो कहीं भी जाके वो पेशेंट को ब्लॉकेज करेगा और उससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। पैर में गया तो डीवीटी हो जाएगा, ब्रेन में गया तो पेशेंट को इन्फार्क्ट हो जाएगा, हाथ में आया तो गैंग्रीन हो सकती है। ये सारी चीज़ें उससे हो सकती है, जहाँ भी जाएगा ब्लॉक करेगा। तो अदर इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी देखना है, ईसीजी में आपको एएफ देखना है और सारी जो एरिथमिया है वो चेक करना है, मायोपैथी चेक करना है। इसके बाद पेशेंट का इको कराना है। इको में देखना है जो हार्ट के वॉल तो खराब नहीं है पेशेंट के। उसके बाद पेशेंट के जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है, एट्रियल इनलार्जमेंट तो नहीं है, वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट तो नहीं है, हाइपरट्रोफी तो नहीं हो रखी है, ये चीज़ आपको उसमें देखना है। इसके बाद आपको एक होल्टर मॉनिटरिंग है, आप पेशेंट के होल्टर मॉनिटरिंग में कर सकते हैं। होल्टर मॉनिटरिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। तो दोस्तों ये तो बताया हमने आपको। नेक्स्ट चीज़ अदर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आपको देखना है पेशेंट का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में कैसे करेंगे? वस्कुलर रिस्क फैक्टर देखना आपको सबसे पहले। इसमें वस्कुलर, अगर किसी पेशेंट के सीवीए का फॉलोअप में आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको वस्कुलर रिस्क फैक्टर देखना है। इसमें आप लोगों को देखना है पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, स्मोकिंग है क्या, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है क्या, उसका लिपिड प्रोफाइल देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है। रिस्क वस्कुलर रिस्क फैक्टर में आपको क्या देखना है पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं है। पेशेंट का आपको डायबिटीज़ में HbA1c जो है कि लेस देन 7 रखना है। अगर आप पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है कोई सीवीए का, अगर मोर देन 7 है तो उससे आपको मेडिसिन चेंज करना है। अगर लेस देन 7 आ रहा है तो आपको वही मेडिसिन कंटिन्यू करना है। तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सीवीए और स्ट्रोक करवाने में। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो आपको उसकी स्मोकिंग को बंद कराना है, कंप्लीटली स्टॉप करना है स्मोकिंग का। क्योंकि स्मोकिंग से पेशेंट के जो है कि आर्टरियल डिजीज हो सकती है, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज हो सकती है। इसी वजह से पेशेंट को इन्फार्क्ट हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, पेशेंट के आर्टरी में जो है कि ब्लॉकेज हो सकता है, पेशेंट को गैंग्रीन हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है कि स्मोकिंग से जुड़ी हुई है। तो आपको याद रखना है, अगर आपका पेशेंट स्मोकर है तो उसको आपको स्मोकिंग को बंद कराना है। उसके बाद आपको उसका लिपिड प्रोफाइल देखना है। लिपिड प्रोफाइल में आपको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, उसे लेस देन 70 रखना है। अगर वो मोर देन 70 है तो आपको जो आपकी स्टेटिन से है, स्टेटिन का डोज बढ़ाना है। अगर लेस देन 70 आता है तो आपको स्टेटिन का डोज आप कम कर सकते हैं। स्टेटिन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें एटोरोस्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, सिमुवास्टेटिन दे सकते हैं। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम एटोरोस्टेटिन। अगर मोर देन 70 आता है तो आपको एटोरोस्टेटिन 80 मिलीग्राम की टेबलेट रोज रात को देना है। अगर लेस देन 70 आता है तो 40 और 20 में आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट टेबलेट्स में आती है रोसुवास्टेटिन 20 और 40 mg के डोज में आप पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ब्लड प्रेशर देखना है पेशेंट का। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है पेशेंट का। अगर पेशेंट हाई बीपी पे ऑलरेडी है तो उसका 150-160 तक रखना है। अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल रहता है, उसके बाद सीवीए पेशेंट को हुआ, उसके बाद पेशेंट का बीपी बढ़ता है तो उस कंडीशन में आपको बीपी 130 mmHg तक रखना है। तो दोस्तों ये तो हुआ मैनेजमेंट। इसके बाद अभी बताऊंगा आप लोगों को मैं इसमें टारगेट क्या रखना है और ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें हम। तो दोस्तों टारगेट में आपको याद रखना है पेशेंट का बीपी, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपको लेस देन 80 mmHg रखना है। सॉरी, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 130 mmHg रखना है। टारगेट्स में आपको अगर कोई फॉलोअप पेशेंट आता है आपके पास तो 130 mmHg से ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा होता है तो आपको उसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐड करना है। HbA1c लेस देन आपको 7 रखना है और LDL आपको लेस देन 70 रखना है। HbA1c लेस देन 7 और LDL लेस देन 70 रखना है। इसके बाद दोस्तों अभी आप लोग को बताऊंगा मैं इसका ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, अगर कोई फॉलोअप में पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट में इसमें हम जो देते हैं एंटी प्लेटलेट देते हैं। सिंगल एंटी प्लेटलेट्स उसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। सिंगल एंटी प्लेटलेट में जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और टिकाविक, जिसमें टिकाग्रोल रहता है। एस्प्रिन जो है कि 150 mg या 75 mg में पेशेंट को चल रही होती है। अगर पेशेंट सिंगल एंटी प्लेटलेट पे है तो आपको उससे सिंगल एंटी प्लेटलेट पे ही रखना है। देखना है कौन सी एंटी प्लेटलेट चल रही है। जो एंटी प्लेटलेट चल रही है उस पर अगर पेशेंट स्टेबल है आपका तो उसे कंटिन्यू करना है। अगर आपको लग रहा है कि चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हो और डोज बढ़ा सकते हैं। एस्प्रिन 75 mg या 150 mg में पेशेंट को चल रहा होगा। क्लोपिडोग्रिल 75 mg में चल सकता है, 150 mg में चल सकता है। टिकाग्रोल होगी, टिकाविक 90 mg आती है टेबलेट, जिसे 90 mg डोज में हम दिन में एक बार देते हैं। अगर बात करें हाई डोज स्टेटिन जो होते हैं दोस्तों, स्टेटिन का अगर डोज की बात करें तो एटोरोस्टेटिन 40 mg या 80 mg रहता है। इसमें जो हाई डोज इसका 80 mg देते हैं। अगर LDL ज़्यादा है, स्टार्टिंग में अगर पेशेंट को स्ट्रोक लगा हुआ है तो 80 mg चालू करेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली से कम किया जाता है। उसके बाद रोसुवास्टेटिन होता है नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट में हम देते हैं।
स्टेटिन में जो होती है रोसुवास्टेटिन 20 mg से 40 mg के डोज में से यूज़ किया जाता है। अगर LDH लेस देन 70 है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके डोज को कम करेंगे। अगर LDH मोर देन 70 है तो उसके डोज को बढ़ाएंगे, डोज को उतना ही रखेंगे, कम नहीं करेंगे, डोज टाइट्रेट नहीं करेंगे इसमें। ये तो बस सिंगल डोज के बारे में, सिंगल एंटीप्लेटलेट। अगर वहीं हम बात करें डुअल थेरेपी की, एंटीप्लेटलेट की, अगर पेशेंट को डुअल थेरेपी चल रही है एंटीप्लेटलेट की तो उसमें क्या कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में हम डुअल थेरेपी चलाएंगे। डुअल थेरेपी का मतलब होता है डबल टेबलेट और सिंगल एंटीप्लेटलेट का मतलब होता है सिंगल टेबलेट। अभी हम बात करेंगे डुअल थेरेपी की। डुअल थेरेपी में इसमें हम 2 एंटीप्लेटलेट चलाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें डुअल थेरेपी देते हैं हम? तो फर्स्ट होता है माइनर स्ट्रोक। माइनर स्ट्रोक दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को माइनर स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे कि कोई पेशेंट है, 70 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, पेशेंट घर पे काम कर रहा था, अचानक से उसे लकवा लगा, एक साइड हाथ पैर काम करना बंद किया उसका, डॉक्टर के पास गए, जब तक वो ठीक होगा। MRI में कुछ सीटी स्कैन कुछ पता नहीं चला तो उसे हम TIA, उसे माइनर स्ट्रोक बोलते हैं। माइनर क्लोटिंग आ सकती है, MRI में देखने मिल सकती है, सीटी स्कैन में। तो इसी कंडीशन में हम पेशेंट को डुअल एंटीप्लेटलेट पर रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट को रीस्ट्रोक के चांसेस होते हैं। पेशेंट को डबल से स्ट्रोक हो सकता है 3 to 4 मंथ के अंतर, तो उसमें हम पेशेंट को डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं। आफ्टर 3 to 4 मंथ पेशेंट की जो एंटीप्लेटलेट कम की कर दी जाती है, सिंगल एंटीप्लेटलेट में हम पेशेंट को ले आते हैं। स्टार्टिंग में हम डबल एंटीप्लेटलेट देंगे माइनर स्ट्रोक में। माइनर स्ट्रोक की ग्रेडिंग होती है, इसे हम NIHSS एक क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं, माइनर है, मेजर है, कैसा है। तो NIHSS में हम देखेंगे पहले उसकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट को माइनर स्ट्रोक है तो उसमें डबल एंटीप्लेटलेट देंगे। आफ्टर 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने बाद सिंगल एंटीप्लेटलेट पे पेशेंट को लैंड अप कर देंगे, रख लेंगे। सेकंड कंडीशन होती है TIA, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक कुछ समय के लिए होता है, पेशेंट को स्ट्रोक लगा और कुछ टाइम बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो TIA जो होता है वो भी रिकरेंसी के चांसेस होते हैं उसके, तो इसलिए भी TIA वाले पेशेंट में भी, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक वाले मरीज में भी हम जो है कि डबल एंटीप्लेटलेट पेशेंट को देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन यूपिरोस गोल्ड के नाम से आती है। इसमें एस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल और एटोरोस्टेटिन टेबलेट होती है, ये डबल एंटीप्लेटलेट होती है, इसमें हम डबल एंटीप्लेटलेट देते हैं। थर्ड दोस्तों इसमें कंडीशन आती है, हम बोलते हैं सीवियर सिम्टोमेटिक इंट्राक्रिनियल सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम एंटीप्लेटलेट डबल दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें पेशेंट को कोई रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट, इसके बाद ये तो एंटीप्लेटलेट हुई। एंटीकोगुलेंट्स, जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनका क्या रोल है, कब कब देते हैं हम? जैसे कि रिवारोक्सिबिन किसी बहुत से मरीजों को चलती है तो उसे किस कंडीशन में देते हैं? अगर किसी मरीज को AF है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसके बाद पेशेंट को अगर वाल्वुलर हार्ट डिजीज है या फिर नॉन वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो पेशेंट प्रोस्थेटिक वॉल डले हुए हैं, जो मेटली वॉल डले रहते हैं, प्रोस्थेटिक जो हार्ट के वॉल होते हैं चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे हम प्रोस्थेटिक वॉल बोलते हैं। ऐसे मरीजों में हमें रिवारोक्सिबिन एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चलाना होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉलोअप के पेशेंट को देखना है। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में OPD में डे केयर में आता है, जो अब आप पेरीफेरी वाले डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। इस तरह से आपको CVA के स्ट्रोक के पेशेंट को फॉलोअप में देखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।